वर्ल्ड नाउ की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति डील हो गई है। 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में इस डील पर साइन किया जाएगा और इसी के साथ पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी। और अब जब यह खबर आई है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक रौनक देखने को मिली है। तो क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था जो हाँफ रही थी उसके लिए अब राहत आने वाली है? खबर यह अमेरिका ईरान में डील हो चुकी है। दोनों देश जंग खत्म करने के पेज पर आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि क्या इजराइल अब जंग नहीं लड़ेगा और शांति की राह अख्तियार करेगा? हालांकि सारे सीक्वेंस एक साथ फिट तो नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन चलिए विस्तार से समझते हैं कि मामला क्या है, कैसे ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है अमेरिका ईरान जंग के दरमियान। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका है। आलोचकों का दावा है कि 160 दिन की जंग के बाद अमेरिका को अपनी कई शुरुआती शर्तों से पीछे हटना पड़ा है। होर्मुज खोलने, ईरान पर तेल प्रतिबंध में राहत और फ्रीज फंड्स को लेकर चर्चा तेज है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इसे अपनी कूटनीतिक कामयाबी बता रहा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ ये बताते हैं कि यह अमेरिका का संपूर्ण सरेंडर है। ये बात हम भी नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी सांसद भी यही बात कह रहे हैं। अमेरिकी सांसद सेथ मॉल्टन का कहना है कि जब ईरानी शर्तों पर ही डील करनी थी तो जंग की शुरुआत करी क्यों गई? यानी जंग करके भी हार गए ट्रंप और अब डील करने के बाद भी फंसे हुए हैं। डील पर साइन हुआ नहीं है, लेकिन साइन 19 जून को स्विट्जरलैंड की जिनेवा में होने वाला है। संभवतः डील होने वाली है क्योंकि अभी तक दस्तखत नहीं हुए, इसलिए हम संभवतः कह रहे हैं। जंग के बीच में ट्रंप ने 38 पीस डील की मिन्नत की है और 39वीं बार वो सक्सेस होने जा रहे हैं। ट्रंप इतने खोखले साबित होंगे ये अमेरिका में भी किसी ने नहीं सोचा था। अमेरिकी सांसदों का भी यही कहना है कि पाकिस्तान और कतर ने जो मेमोरेंडम ऑफ पीस तैयार किया, यह इतिहास के कालखंड में अमेरिका की सबसे बुरी हार के तौर पर याद किया जाएगा। कहते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की समझ न रखने वाला अदना सा शख्स भी ट्रंप के इस डील पर हंसेगा और कहेगा क्या इंसान है। अब मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं। अब जरा आप सोचिए कि युद्ध 28 फरवरी को शुरू किसने किया था? इजराइल अमेरिका ने। रही बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, तो ईरान तो जंग के दौरान भी कहता रहा कि जो देश इसमें शामिल नहीं है उनके लिए 23 किलोमीटर ये चौड़ा गलियारा खुला हुआ है। ब्लॉक तो डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अप्रैल को किया और वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद था तो उन्होंने भी ब्लॉकेट लगा दिया, क्योंकि ईरान उनकी शर्तों पर सीजफायर के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कहते हैं पाकिस्तान और कतर ने ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के साथ खेल खेल लिया और इधर इजराइल में घनघोर बेचैनी है। बेंजामिन नेतन्याहू खामोश है, लेकिन कह रहे हैं हम जंग लेबनान के खिलाफ रोकेंगे नहीं और ना ही सेना वापस बुलाएंगे। नेतन्याहू ने जंग में अमेरिका को उतार तो दिया, लेकिन खुद भी सरेंडर करेंगे और इजराइल से भी सरेंडर करवाएंगे, ऐसा सोचा नहीं होगा। उधर अमेरिकी सांसद क्रिस मर्फी ये कह रहे हैं कि ये डील नहीं सरेंडर है और ट्रंप ने अमेरिका की साख को मटियामेट कर दिया है। क्या सहमति बनी है, चलिए जान लेते हैं। डील के एमओयू में क्या है? ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। अमेरिका इजराइल फिर कोई नया युद्ध नहीं शुरू करने की गारंटी देंगे। अमेरिका इजराइल की ओर से सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी। होर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी। ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां भी खत्म की जाएंगी। 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा। ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे। शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा। ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रतिबंध हटाने पर बातचीत करेगा। अमेरिका 30 दिन के भीतर ईरान के आसपास से सैन्य मौजूदगी कम करेगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने की अपनी कमिटमेंट को दोहराएगा। 60% एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी। 60 दिन की बातचीत में परमाणु प्रतिबंध, मुआवजे समेत कई मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चलेगी। यानी अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील हुई है उसमें अभी कई मामले जो हैं वो पेचीदा हैं। अब ईरान का फंड जो विदेशों में अटका हुआ है वो भी किसी उलझन से कम नहीं है। कितना फंड फंसा हुआ है, कब कब फंसा, ये भी देख लीजिए। शुरुआत करते हैं 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अमेरिकी सरकार ने अरबों डॉलर की ईरान की संपत्तियों को अमेरिका में फ्रीज कर दिया।
1980 में बंधक संकट के दौरान कुछ रकम पर समझौते तो हुए, लेकिन फिर 1995 में अमेरिका ने ईरान के तेल और ऊर्जा क्षेत्र पर कड़े सैंक्शन लगा दिए। 2012 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए। विदेशी बैंकों में ईरान की तेल कमाई फंसी हुई है। 2015 में परमाणु समझौता हुआ, यह बराक ओबामा की सरकार में हुआ था। JCPOA के बाद कुछ फंड जारी हुए, कुछ प्रतिबंधों में ढील मिली, लेकिन जैसे ही 2017 में डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने JCPOA को फाड़ कर फेंक दिया। ट्रंप ने परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल दिया। फिर से अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए और 2026 में अमेरिका ईरान समझौते में फ्रीज संपत्तियों पर बातचीत होगी। और कितना है ये? 24 अरब डॉलर का ये फ्रीज फंड है, जिसमें अब ईरान और अमेरिका बातचीत करेंगे कि इसे 24 अरब डॉलर के फंड को अमेरिका रिलीज करे। तो सोचिए कि अमेरिका चला था ईरान को कमजोर करने, लेकिन वो कहावत है ना, 9 दिन चले 2.5 कोस। अमेरिका ने ईरान को उल्टा और पावरफुल कर दिया, और वो भी इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन को। यह है डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति। नेतन्याहू और ट्रंप ने 28 फरवरी 2026 को जंग शुरू करने के मकसद बताए। ट्रंप की दलील थी कि ईरान बस कुछ महीनों में परमाणु बम बना लेगा, अमेरिका इजराइल को निशाना बनाएगा। तो 100 दिनों से ज्यादा चले जंग में क्या यह खतरा टल गया है? इस पर मेमोरेंडम ऑफ पीस भी चुप है। ट्रंप चुप हैं, कहीं कोई जिक्र नहीं है। IRGC की नेवी को समंदर के सतह में बिठाने, मिसाइल लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिलाने, ईरानी एयरफोर्स को तबाह करने का दावा, सब कुछ हवा हवाई। हाल ही में सीजफायर के दौरान जब अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने यूएस के 5वें बेड़े को निशाना बनाया, यानी कि 5th फ्लीट को। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रूज मिसाइल दागे, और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हर बार प्रतिकार से ईरान ने जवाब दिया। जंग का एक बड़ा मकसद था, ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। सीनियर खामनेई को मार दिया तो एक जूनियर, लेकिन पहले के खामनेई से ज्यादा खतरनाक खामनेई आ गए। ईरान के शासन को चेंज करने की कोशिश की तो ईरान ने पूरे देश में मोज़ैक डॉक्ट्रिन लागू कर दिया। अमेरिका और इजराइल को लगा कि अली खामनेई के खिलाफ युवा तेहरान सड़कों पर हैं, उन्हें उकसाया जाए और रिजा पहलवी को सत्ता में बिठाकर रिजीम चेंज करा लेंगे। लेकिन जब देश पर हमला करोगे तो जनता एक हो जाएगी, ये वो समझ नहीं पाए। अली खामनेई तो मार दिए गए, लेकिन ईरानी शासन तंत्र कायम हुआ और वहां पर एक और खामनेई आ गए। अमेरिका और ईरान समझौता से क्या हासिल हुआ? ब्रेंट क्रूड $80 पर बैरल पर आ गया। यह सब भी तो ईरान की जीत मानी जाएगी। याद कीजिए, गालिबाफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जंग शुरू ही चेतावनी दी थी कि कच्चा तेल $200 को पार कर जाएगा और पूरी दुनिया अमेरिका के पागलपन का अंजाम रुक देगी। और यही हुआ। हिंदुस्तान समेत मैं और आप, हर कोई ट्रंप के इस पागलपन का शिकार हुआ। दुनिया का कोना कोना परेशान हुआ। इस चक्कर में दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। कई लोगों के पैसे डूब गए। होर्मुज तब भी बंद रहा और वो अब भी कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नियंत्रण ईरान के पास ही रहेगा। फिर भी डील हो रही है। यानी जंग में ईरान कफन बांध के लड़ रहा था, लड़ाई अस्तित्व की थी। 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, एयरबेस तबाह हो गए, 4000 बिल्डिंगें ढहा दी गई। जीडीपी 10% से ज्यादा नीचे आने का अनुमान है। महंगाई 100% तक बढ़ चुकी है। कहते हैं आटा, चावल, दाल लोग EMI पर खरीद रहे हैं। अमेरिका ने $100 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए। कई फाइटर जेट्स तबाह हुए, ड्रोन्स तबाह हुए। F-35 फाइटर जेट जैसे अत्याधुनिक मारक जेट को मार गिराया गया। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया। MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह हो गए। कुल मिलाकर अमेरिका अपने 53 विमान खोकर डील के पेज पर आकर खड़ा है। $270 अरब से ज्यादा का नुकसान। महंगाई चरम पर है अमेरिका में। कम सैलरी वालों का ट्रंप से मुंह भंग हो चुका है। अमेरिका ने खुद झटका खाया और पूरी दुनिया का भी अच्छा खासा नुकसान करवा दिया। अब आ जाइए मिडिल ईस्ट में। एक ऐसा एयरबेस नहीं है जिसको ईरान ने ठोका नहीं। यूएस से बदला लेने के एवज में ईरान ने मिडिल ईस्ट के एयरबेसेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। खाड़ी देशों को $200 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ।
दुनिया की कई बड़ी ऑयल रिफाइनरियों को ऐसा नुकसान हुआ कि उसे वापस पुराने वाले लेवल पर लाने में ही 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। इसमें सऊदी अरब का अल फुजैरा पोर्ट भी शामिल है। उधर जिस मुद्दे पर लड़ाई की शुरुआत हुई थी वो मेमोरेंडम ऑफ पीस से गायब है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही गाल बजा रहे हैं कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा, यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं देंगे। तो इसमें नया क्या है? ईरान तो डे वन से कह रहा था कि हमारा परमाणु कार्यक्रम एटम बम के लिए है ही नहीं, हम तो ऊर्जा के लिए काम कर रहे हैं। 2015 में बराक ओबामा के साथ JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इसी बात पर सहमति को लेकर बनी थी। ईरान तो अब भी कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, और नहीं है तो समझौते में इसका जिक्र क्यों नहीं है? ईरान ने साफ किया है कि यूरेनियम के मसले पर अलग से बात करेंगे। इससे ट्रंप के खासम खास भी घबराए हुए हैं। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अमेरिकी टीम को लगता है कि ठीक से वो डील नहीं कर पाई है। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी अब ट्रंप से सफाई मांग रहे हैं। ईरान ने यह भी दावा किया कि समझौते के तहत $300 अरब उसे दिए जाएंगे। इसके अलावा ईरान के $24 अरब जो विदेशी खातों में फ्रीज किए गए हैं, उसमें आधी रकम फौरन लौटाई जाएगी। इस पर भी अमेरिका चुप है। अब शक्ल दिखाएं तो कैसे? ट्रंप ने तो कहा था कि फूटी कौड़ी नहीं देंगे, अब तो यहां पर अरबों डॉलर से नवाजना पड़ रहा है। अब करें तो करें क्या? चलिए जान लेते हैं ईरानी फ्रंट को लेकर इस वक्त क्या हो रहा है। विदेशों में जैसे कि मैंने आपको बताया $24 अरब फंसे हुए हैं। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और दूसरे देशों के बैंकों में इन संपत्तियों को फ्रीज किया गया है अमेरिका के आदेश पर। अब पहले कहा गया है कि फ्रीज फंड जारी करो, नेवल ब्लॉकेड हटाओ, फिर 60 दिन के लंबे दौर की बातचीत की शुरुआत होगी। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि भाई पहले ईरान अपनी शर्त पूरी करे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप पैसे जारी करेंगे। इस बीच ये भी आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग में किस देश को कितना नुकसान हुआ है। ईरान में जैसा कि मैंने आपको बताया 6000 से ज्यादा लोगों की जान गई, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर आप देखें उसके बाद लेबनान में 3756 लोगों की जान गई। हिजबुल्लाह लड़ाकों और नागरिकों को भारी नुकसान हुआ। इजराइल में 61 लोगों की जान गई, जिसमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल हैं। अमेरिका में 16 सैनिकों की मौत हुई और 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हैं। तो फिर हासिल क्या हुआ? इराक में कम से कम 119 लोगों की मौत हुई, यूएई में 13 लोगों की जान गई, कुवैत में 11 लोगों की मौत हुई, सऊदी अरब में 18 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई, वेस्ट बैंक में 14 लोगों की मौत हुई। जब यही मौत का नंगा नाच खेलना था, निर्दोषों की जान लेनी थी, तो लड़ाई क्यों शुरू की गई? और बाद में फिर बातचीत के टेबल पर आए, जिसमें ईरान यह कह रहा है कि हम अपने हिसाब से कार्यक्रम चलाएंगे। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका ईरान की नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है वो है इजराइल। अब इजराइल के साथ स्थिति यह है कि काटो तो खून नहीं। डील के बीच में नेतन्याहू के होश उड़े हुए हैं। इजराइल में घनघोर बेचैनी है। बेंजामिन नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। अब जंग में अमेरिका को उतार तो दिया, लेकिन खुद भी सरेंडर करेंगे और इजराइल से भी करवाएंगे। नेतन्याहू ने ऐसा सोचा नहीं था। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने अमेरिका ईरान पीस डील पर नाराजगी जता दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह समझौता सीज फायर और इजराइल पर लागू नहीं होगा। इजराइल इन शर्तों का हिस्सा नहीं बनेगा। बेन गवीर ने कहा कि इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है, हम एक आजाद और संप्रभु देश है। इस समझौते का पक्षकार नहीं है हम, और यह देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। गवीर के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में जिन इलाकों पर कब्जा किया है, वहां से वो पीछे नहीं हटेंगे। उधर इजराइल के डेमोक्रेट्स पार्टी के चीफ याइर गोलान ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की आलोचना करते हुए इसे इजराइल के लिए खतरा बता दिया है। गोलान ने कहा कि इजरायली वायुसेना और सैनिकों ने जो सैन्य सफलताएं हासिल की थी, वो इस समझौते के बाद बेकार हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरी प्रक्रिया में कमजोर, अलग-थलग और बेबस प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि यह कई वर्षों की नाकामियों का नतीजा है। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जीत का वायदा किया था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। ईरान और इजराइल की स्थिति कमजोर हो चुकी है।
कहते हैं डील की बात पर अमेरिका और ईरान के रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे और अमेरिका और इजराइल के रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे। क्या तो ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में खटास आ चुकी है? ऐसा मान लिया जाए। ईरान के खिलाफ जंग और फिर शांति पर विवाद जारी है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में कड़वाहट की खबर है। ऐसे वक्त में ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल भी कह दिया था। ट्रंप लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर नाराज थे। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके बुरी तरह हड़का दिया था। ट्रंप ने यहां तक कहा, मदद नहीं करता तो तुम जेल में होते। ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू को अमेरिकी प्रशासन के लिए आभारी होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल को इस समझौते से फायदा होगा। ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इजराइल 2 घंटे का भी मेहमान नहीं होता। उधर नेतन्याहू की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उनकी पूरी रणनीति ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की रही है। लेकिन अब जब समझौते की बात हो रही है तो इजराइल के सामने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई को रोकने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। दूसरी तरफ नेतन्याहू अगर अमेरिका ईरान समझौते का विरोध करते हैं तो उनका टकराव सीधे ट्रंप प्रशासन से होगा, जो इजराइल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है। यानी एक तरफ समझौता स्वीकार करने पर घरेलू राजनीति में आलोचना झेलनी पड़ेगी, दूसरी तरफ विरोध करने पर वॉशिंगटन नाराज हो सकता है। यही वजह है कि रक्षा जानकार मौजूदा स्थिति को नेतन्याहू के लिए खतरनाक स्थिति मान रहे हैं। हालांकि ट्रंप इस समझौते को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मान रहे हैं, लेकिन इजराइल में विरोध लगातार तेज हो रहा है। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों ने इजराइल को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है और नेतन्याहू पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रेशर बढ़ रहा है। यही वजह है कि जिस समझौते को ट्रंप अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, वही इजराइल की राजनीति में नई उथल पुथल का कारण बन चुका है। जंग के बीच में किस तरह से इजराइल शांति का दुश्मन बना है, और सवाल यह भी कि अगर इजराइल इस शांति के विरोध में है, इस डील के विरोध में है, तो क्या अमेरिका इस डील पर जा पाएगा? और अगर अमेरिका डील पर चला गया तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी सेफ रह पाएगी? क्योंकि इतिहास यह बताता है कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के साथ रिश्ते खराब किए, उनके पॉलिटिकल करियर का खात्मा हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल, जहां इजराइल, क्या वहां शांति मुमकिन है? डील से नेतन्याहू को झटका क्यों? ईरान और अमेरिका शांति वार्ता शुरू हुई 12 अप्रैल में। ईरान और अमेरिका शांति वार्ता हुई। 14 अप्रैल को अमेरिकी नाकेबंदी और लेबनान में हमला शुरू हुआ। 15 अप्रैल को दोनों देशों की शांति वार्ता रुक गई, तनाव बढ़ गया। 13 मई को ईरान अमेरिका डील के लिए सहमत हुए। 14 मई को इजराइल ने फिर लेबनान पर बमबारी कर दी। फिर 15 मई अमेरिका ईरान डील की बात रद्द हो गई। 13 जून को ईरान अमेरिका डील के लिए सहमत हुए। 14 जून को अमेरिका ईरान में डील पर सहमति बनी। उधर फिर इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। 15 जून में फिर से बातचीत हो रही है। 19 जून को डील साइन होना है, 4 दिन का वक्त है। तो क्या फिर डील रद्द हो जाएगी? क्या लेबनान पर फिर से हमला बढ़ जाएगा, या फिर लेबनान के अलावा किसी और मुल्क पर भी इजराइल हमला कर देगा? इजराइल चाहता है कि यह सीन बना रहे। कुल मिलाकर कहें तो 3 बार इजराइल ने इस डील को डिरेल करने की कोशिश की है, और तीसरी बार तो हद हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट नेतन्याहू को फोन कर हड़काया और कहा कि पागलपन मत करो। अब सवाल यह है कि इजराइल जिस तरह से कह रहा है कि वो एक संप्रभु देश है और वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो अपने देश की संप्रभुता और अपने देश की सुरक्षा को प्रायोरिटी देगा, तो फिर 4 दिन तक इजराइल खामोश कैसे रहेगा? और अगर इजराइल खामोश नहीं रहेगा तो क्या ईरान शांति की डील पर साइन करेगा? इस पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बताएंगे आपको इजराइल किस रास्ते पर जाना चाह रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।